Hello everyone. Good evening students. Good evening all. Priya Raj Singh, Kashyap, Ramnagar, Pragna. हेलो. चलो, तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अच्छा, Priya has some doubt. You have raised hand. If you have any doubt, you can ask me. Okay, any doubts? So, any doubts you have, you can ask me. No problem with that. Okay. If you don't have any doubt, then let's start with the class. Okay. Chalo. So, as you know, we have started the chapter breathing and exchange of gases. So, till now, what we have understood, we have understood how the respiration occurs in all type of organisms like amphibians, insects, aquatic organisms, okay, and the higher vertebrates like we mammals. So सारे organisms में breathing या फिर respiration कैसे होती है वो एक पैराग्राफ में दिया है आपके एनसीईआरटी ने, वो हमने समझ लिया. ठीक है. एंड हमने क्या समझा? ऑक्सीजन इज रियली नेसेसरी फॉर undergoing all the vital metabolical activities and the physiological activities inside the body by releasing out the carbon dioxide. ठीक है. तो सारे प्रोसेसेस के लिए, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो प्लांट्स में या फिर हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो, कुछ भी हो, तो सब चीजों के लिए हमको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है. तो वो फर्स्ट शीट हो गया एनसीईआरटी का. कमिंग टू राइट, तो राइट में हमने क्या देखा बेटा? वी हैव सॉ द स्ट्रक्चर. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है हमने वो देखा. हु इज दिस? विवेक तिवारी. विवेक तिवारी इज a chemistry faculty. Is this a student or a faculty? If it is a student, please change your name to whatever your name is. कौन है? स्टूडेंट है या टीचर है? टीचर तो बिल्कुल नहीं होंगे, आई नो दैट. ओके, केमिस्ट्री के सर हैं विवेक तिवारी. बताइए. इट्स इवनिंग, इट्स इवनिंग. ओके, जो कोई भी है, I can surely say that it's a student. Okay, then no problem. हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? एनसीईआरटी का जो राइट साइड का पेज है, ओके, द व्हेन यू स्टार्ट सी द चैप्टर, तो वहां पे स्ट्रक्चर लिखा है. So whatever you study in the structure that I have told you, I have explained you in a very briefly manner. Okay, बेटा हमने respiratory system में क्या देखा? Everything starts with the nasal, nostrils. तो नॉस्ट्रल से अंदर जाओगे तो नेसल कैविटी आएगी, जिसको हम नेसल चेम्बर भी कहते हैं. वहां से आप नीचे जाओगे तो कॉमन पैसेज आएगा, फैरिंग्स, विच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर. फिर उसके आप आगे जाओगे तो देन यू विल गो टू द ट्रेकिया. ओके, तो ट्रेकिया का बिगिनिंग होता है एक ओपनिंग के साथ जिसका नाम है ग्लॉटिस. उस ओपनिंग का एक फ्लैप है, मतलब वो उसको कवर करने वाला कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं. ठीक है. तो एपिग्लॉटिस फ्लैप है. ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया. गोइंग डाउन द ग्लॉटिस यू विल फाइंड द वॉइस बॉक्स, दैट इज लैरिंग्स. ओके, या फिर साउंड बॉक्स भी कह सकते हो. लैरिंग्स आता है. फिर लैरिंग्स से नीचे जो आपको पूरा एक ट्रेकियल ट्यूब मिलता है. ठीक है, you will get the entire tracheal tube. Okay, so from that tracheal tube you will see the presence of bronchi. Okay, bronchi is plural, bronchus is singular. तो ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई मिलेगा. उसके बाद आपको मिलेंगे ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स में जाओगे तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे आपको डक्ट्स मिलेंगे, फिर एल्वेलाई मिलेगा. ठीक है, तो एल्वेलाई तक आपके नॉस्ट्रल से वो सारा कंडक्टिंग पार्ट होता है. ठीक है. अब जो ट्रेकिया है वहां पे क्या होगा? आपने देखा होगा सी शेप्ड के कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं टू प्रोटेक्ट द ट्रेकिया, और वो हमेशा वेंट्रल साइड में होते हैं. ये हमारा वेंट्रल साइड है, ये पीछे वाला डॉर्सल साइड है. तो सामने वेंट्रल साइड की तरफ सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर एब्सेंट टुवर्ड्स द ईसोफेगस. ईसोफेगस इज अ फूड पाइप पासिंग थ्रू द फैरिंग्स. ठीक है, तो पीछे होता है, फूड पाइप पीछे होता है, विंड पाइप आगे होता है. ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई. अब क्या होगा बेटा? हमारा जो भी लंग्स है, ओके, वी हैव पेयर ऑफ लंग्स. तो हमारे
लंग्स सिचुएटेड हैं इन फ्रंट ऑफ अ थोरैसिक चेम्बर, या फिर आप बोल सकते हो जो वर्टिब्रल कॉलम है वहां पे थोरैक्स रीजन होता है, सर्विक्स होता है, थोरैक्स होता है, लंबार रीजन होता है, ओके, फिर कॉकिक्स होता है। तो ऐसे करके हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम बनता है, आप वो पढ़ोगे बेटा नर्वस सिस्टम के चैप्टर में, ठीक है। तो थोरैक्स जहां आता है उसके आगे वाला हिस्सा है ना, उसको सारे को हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी, ठीक है, उस सारे को कहते हैं थोरैसिक कैविटी। तो उस थोरैसिक कैविटी के अंदर बेटा होते हैं लंग्स, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी ने यूज किया है दो शब्द, एक थोरैसिक कैविटी, एक पल्मोनरी, ओके। तो वॉल्यूम जब हम लोग देख रहे थे ना, तो वहां पे उन्होंने लिया है थोरैसिक वॉल्यूम एंड पल्मोनरी वॉल्यूम। व्हेन वी से थोरैसिक वॉल्यूम, ये पूरे थोरैसिक चेम्बर की बात हो रही है। जब थोरैसिक कहते हैं तो पूरे थोरैसिक चेम्बर की बात होती है, जब हम पल्मोनरी कहते हैं तो सिर्फ लंग्स की बात होती है, ठीक है। दोनों ही सिमिलर टाइप के हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बट एनसीईआरटी ने दिया है तो मैंने मेंशन कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास है पेयर ऑफ लंग्स, ओके। एंड जो ये ट्रेकिया है, आप बोलते हैं ना, तो ट्रेकिया जहां पे ब्रोंकाई को डिवाइड होता है वो होता है फिफ्थ थोरैस, ओके। तो हमारा जो थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम है वहां पे फिफ्थ थोरैसिक जो वर्टिब्रल कॉलम है, फिफ्थ वन, तो उसके आगे आप देखोगे कि लंग सिचुएटेड होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमने बता दी थी। अब लंग्स में आप जाओगे तो वी हैव राइट एंड लेफ्ट लंग, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था आपको, राइट वाले में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं। राइट वाला शॉर्टर होता है, मोटा होता है, ओके। लेफ्ट वाला लंबा होता है, पतला होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने बताया था। उसके बीच में मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल फिशर, ऑब्लिक फिशर, ओके। जो लोब्स हैं उस उनके बीच में पार्टीशन है, उनका नाम है हॉरिजॉन्टल फिशर, वर्टिकल फिशर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जो ट्रेकिया है, वो ट्रेकिया कौन से सेल से मेडअप ऑफ होता है, मैंने आपको बताया था स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार, ठीक है। तो वो सारे सेल्स के लिए हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद क्या आया था बेटा, हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो ब्रीदिंग का एंटायर सिस्टम है वो 2 कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट किया था। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने क्या किया था बेटा, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, या फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हो तो सारा प्रोसेस 2 प्रिंसिपल से बना होता है। एक प्रिंसिपल है जहां पे एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। तो हमको दिमाग में रखना है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दूसरा, प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर ज्यादा होता होगा तो वॉल्यूम कम होगा, या फिर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरा ब्रीदिंग का सिस्टम बनता है। अब जब हम इंस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो इंस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा, ओके, व्हाट डिड वी स्टडी इन इंस्पिरेशन, ओके। अब हमको क्या करना है, इंस्पायर करना है, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना है। अब एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आना का क्या मतलब होता है, ओके। तो अब क्या करना है, सारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें 3 चीजें, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको बताया था 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक रिब्स इन्वॉल्व होता है, एक इन्वॉल्व होता है इंटरकोस्टल मसल्स। तो रिब्स के बीच वाला जो पार्ट होता है ना, रिब्स के बीच बीच में, ओके, यहाँ पे रिब्स होते हैं, तो रिब्स के बीच बीच में मसल होता है, उसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो रिब्स हो गया, रिब्स के बीच के मसल हो गया, नीचे जाके आप डूम शेप का स्ट्रक्चर देखोगे, डायफ्राम। तो ब्रीदिंग में 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक रिब्स इन्वॉल्व होता है, इंटरकोस्टल मसल, देन उसके बाद डायफ्राम, ओके। लंग्स तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली, आप ऐसा नहीं कह सकते मैम लंग्स तो आपने बताया नहीं, बेटा लंग्स ही हो रहा है, ये तो लंग्स के अलावा जो भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी बात हो रही थी, ठीक है। तो अब इनहेल करने के लिए आप क्या करोगे, अब आप इनहेल करने के लिए आप यूएफओ करते हो। यूएफओ क्या होता है, अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटसाइड, ओके। जब आप इनहेल करते हो तो अपवर्ड मूवमेंट होता है आपके थोरैसिक चेम्बर का, थोरैसिक कैविटी का, अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटसाइड। तो इसको हमने कहा था यूएफओ, ओके। यूएफओ कहाँ होता है, रिब्स में। अब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जब ये जगह बढ़ रही है अंदर, तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, है ना, डेफिनेटली,
है ना। तो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हमको जरूरी था कि हमारे सिस्टम के अंदर हम लो प्रेशर बनाए ताकि बाहर से हवा अंदर आ सके। अब आपने क्या किया, प्रेशर लो किया, वॉल्यूम बढ़ाया, तो बाहर से अंदर हवा आ गई। इट 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 एनेबल्स द इनहेलेशन। ठीक है। अब एक्सहेलेशन क्या करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उनको रिलैक्स कर दो। तो अब एक्साइल करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, अंदर का प्रेशर हवा का ज्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर का कम होना चाहिए, तब आपके अंदर से हवा बाहर जाएगी। ओके, फ्रॉम एल्वियोलाई टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर। तो अंदर प्रेशर ज्यादा किया तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम कम करोगे। वॉल्यूम कम करने के लिए आप क्या करोगे, जो यूएफओ किया था उसका ऑपोजिट करोगे, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द थोरैसिक कैविटी। ओके, इनसाइड मूवमेंट होगा, ये पूरा अंदर अंदर जाएगा, जो बाहर निकला था वो अंदर जाएगा ताकि रिलैक्स हो जाए सारा सिस्टम। ठीक है। तो जब रिलैक्स होता है तब क्या होगा, सारी वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो गया तो अंदर से बाहर हवा जाती है। बेटा इतना ही है, इतना ही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आपकी एनसीईआरटी ने इसको थोड़े बायोलॉजिकल टर्म्स के साथ फेंक फेंक के मार के समझाया है आपको। क्या समझाया है, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर, मतलब यहाँ से लेके नीचे तक एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस बड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ हमारा जो वेंट्रल और डॉर्सल, ओके, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस भी बड़ा हो जाता है। जब एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बड़ा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अंदर प्रेशर कम होगा, तो इनहलेशन होगा। बस यही है, यही सब कहानी को उसने बार बार खिचड़ी पकाई है। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इतना ही होता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, कैपेसिटीज देखेंगे। ओके, आपकी एनसीईआरटी ने शब्द दिए हैं, ओके, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम्स, वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि कल मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मुझे आंसर नहीं मिला स्टूडेंट्स से, तो मुझे लगा कि शायद बच्चों को ठीक से समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने अपने 10 मिनट लगाए रिवाइज करने के लिए। ठीक है। आई होप अभी सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप क्वेश्चंस मुझे आंसर करो, तब मुझे परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर विच डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग मूवमेंट इन मैमल्स। ओके, मैमल्स में ब्रीदिंग, ओके, जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है या ब्रीदिंग की मूवमेंट है उसमें कौन भागीदार नहीं है, कौन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ऑप्शंस आर लैरिंग्स, रिब्स, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल। प्लीज राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। बेटा आप लोगों को पर्सनल टैब दिए हैं, है ना, आप लोग टैब में आंसर कर रहे हो। अगर टैब नहीं भी दिया होगा तो एक बच्चा उठ के जाओ, जो भी सिस्टम होता है उसके पास बैठो, सारे जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उसको यहाँ पे टाइप करो। अब दो में एक ऑप्शन तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। बताओ। सिर्फ आपको अल्फाबेट लिखना है, ABCD। ओके, थैंक यू जैन रामनगर, तुमने मेरी लाज रख ली। ओके, सो स्ट्रक्चर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग इज द लैरिंग्स। क्यों बेटा, लैरिंग्स जो है वो क्या है, वो वॉइस बॉक्स है। ओके, वो साउंड बॉक्स है, वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में नहीं आता। मैंने आपको अभी अभी बोला 3 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। एक रिब्स इन्वॉल्व होता है, एक इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होता है, एक डायफ्राम होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इनहेलेशन के टाइम पे रिब्स बाहर जाते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये तीनों मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में काम आते हैं। तो कौन नहीं आता, लैरिंग्स नहीं आता। ठीक है, तो लैरिंग्स इज द वन विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके, दूसरा क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप इज। ओके, तो विंड पाइप में एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है। मैंने आपको बताया था विंड पाइप मींस नथिंग बट ट्रेकिया की बात हो रही है। ठीक है। तो विंड पाइप में एक ओपनिंग होती है, उसका नाम कुछ है, उस ओपनिंग के बाहर एक फ्लैप होता है जो वो प्रिवेंट करता है फॉर द एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द विंड पाइप। कौन सा है आंसर। वेरी गुड, सिर्फ रामनगर को समझ में आ रहा है, दूसरों किसी को बच्चों को समझ नहीं आ रहा। एक मिनट।
ओके, सॉरी बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट वो आ गया था मुझे मैसेज। हाँ, तो स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप इज नथिंग बट एपिग्लॉटिस। मैंने आपको बताया ना, एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप व्हिच इज प्रेजेंट अबाउट द गलेट। तो गलेट के ऊपर होता है, वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, जब आप खाना खाते हो तो वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि आपका जो खाना है वो विंड पाइप में ना घुस जाए। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, lungs are present in mediastinum, pleural cavity, pericardial cavity, thoracic cavity। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? अभी मैंने जो दिया ना आपको इंट्रोडक्शन रिवीजन का, अगर वो आपने सुना होगा तो उसमें ही से आंसर निकल रहे हैं सारे। lungs are present in pericardial cavity, pleural cavity, थोरैसिक कैविटी। बेटा आंसर इज थोरैसिक कैविटी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना आपको, तो हमारे डॉर्सल साइड में जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वहां पे एरियाज होते हैं, रीजन्स होते हैं। जैसे हमने बताया, सबसे ऊपर होता है सर्विक्स, उसके बाद होता है थोरैक्स, फिर उसके बाद आएगा लंबार रीजन, फिर कॉकिक्स। तो ऐसे करके सारे रीजन्स होते हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ना, तो पीछे जहाँ पे थोरैक्स एरिया है उसके आगे पूरा एरिया को हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, तो प्लूरल कैविटी क्या है बेटा? प्लूरल कैविटी कुछ नहीं होता, सिर्फ प्लूरा होता है। प्लूरा इज अ लेयर। मैंने आपको बताया था लंग्स के दो लेयर्स होते हैं, आउटर एंड इनर। ठीक है, आउटर पेराइटर, इनर विसरल लेयर, बीच में वहां पे फ्लूइड होता है जिसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कह सकते हैं, टू अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। ठीक है, प्लूरल कैविटी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी इज द आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर विच डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। अरे ये क्या हो गया, फिर से ये क्वेश्चन आ गया? नहीं, ये क्वेश्चन तो आंसर हो गया ना। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, thoracic chamber is formed A by the vertebral column, B by the sternum, C by the ribs, and on the D side by the dome shaped diaphragm। Identify A B C D। ये कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बताइए आंसर। अभी भी मैंने आपको समझाया, बार बार बोला है मैंने, कौन सा वेंट्रल साइड है, कौन सा डॉर्सल साइड है, कौन से लैटरल साइड्स हैं, नीचे वाला लोअर साइड। ठीक है, आपको मैंने कल पढ़ाने के बाद बोला था एनसीईआरटी पढ़ के आओ। आप पढ़ के आए होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो क्योंकि एनसीईआरटी ने में सेम लाइंस दिए हैं, सेम लाइंस एनसीईआरटी ने दिए हैं। ठीक है, तो थोरैसिक चेंबर इज फॉर्म्ड बाय, ओके, वर्टिब्रल कॉलम होता है पीछे, वर्टिब्रल कॉलम होता है पीछे, तो हम लोग कहते हैं डॉर्सली। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ओके, तो अब आप वेंट्रल में आओगे, तो वेंट्रल में क्या होगा? वेरी गुड रामनगर, यहाँ पे बीच में होता है स्टर्नम। मैंने आपको बोला था ना, एक बड़ा प्लेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पतला प्लेट, तो वो यहाँ पे होता है, उसको हम कहते हैं स्टर्नम। अब क्या होगा, पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड से या फिर वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स निकलते हैं, वो आके यहाँ पे स्टर्नम में ज्वाइन होते हैं बीच में। ठीक है, तो स्टर्नम वेंट्रल साइड होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या पता चला? वेंट्रल साइड बाय द स्टर्नम। अब रिब्स क्या होंगे? रिब्स होंगे लैटरली प्रेजेंट। लैटरल मतलब साइड्स में, इधर भी रिब्स होंगे, इधर भी रिब्स होंगे, तो दोनों तरफ लैटरल अरेंजमेंट होता है रिब्स का। ठीक है, तो ये लैटरली बाय द रिब्स एंड ऑन, ओके, ऑन लोअर साइड बाय द डूम शेप डायफ्राम। अब आप नीचे जाओ, थोरैसिक कैविटी के नीचे जाओ, तो ऐसे डूम शेप स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है बेटा? ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कश्यप, प्रिया, somebody has left the class, प्रज्ञा आई गेस। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑलराइट, ठीक है। जब हम बेटा वॉल्यूम पढ़ते हैं, तो वॉल्यूम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ओके,
तो वहां पे सिंगल चीज की बात हो रही है, ओके, सिंगल कंपोनेंट की बात हो रही है। जब हम कैपेसिटीज कहते हैं तो जैसे समझो एक से दो कंपोनेंट्स को मिला के पढ़ते हैं तो उसको कैपेसिटी कहते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ बेटा, यहाँ पे देखो टाइडल वॉल्यूम, ओके, मैं आपको समझाऊंगी टाइडल वॉल्यूम क्या है। टाइडल वॉल्यूम बेटा एक कंपोनेंट है, या तो इंस्पिरेशन होगा या तो एक्सपिरेशन होगा। तो इंस्पिरेशन हो सकता है तो भी टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सपिरेशन हो रहा है तो भी टाइडल वॉल्यूम। बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट आ रहा है। जब हम कैपेसिटी कहते हैं, ओके, तो कैपेसिटी कहते हैं तो यहाँ पे एक से दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है, एक से जो दो चीजें आ जाती हैं, मैं आपको बताऊंगी, ओके, मैं आपको बताऊंगी, ऑलराइट, आगे जाके बताऊंगी। तो अभी के लिए आप याद रखो, वॉल्यूम मीन्स ओनली सिंगल कंपोनेंट, कैपेसिटी मीन्स मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम पे आते हैं, ठीक है। अब आप मेरे साथ साथ में सांस लो, ओके। चलो, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है बेटा? टाइडल वॉल्यूम हमारे लंग्स की एक वॉल्यूम है जिसमें हम लोग नॉर्मली या तो इंस्पायर करते हैं या तो एक्सपायर करते हैं। तुम अभी नॉर्मल इंस्पायर करो, इंस्पायर एक्सपायर, इंस्पायर एक्सपायर, ठीक है। तो आपने इनहेलेशन किया, एक्सहेलेशन किया। अब जब नॉर्मल इनहेल कर रहे हो तो उसको हमने कह दिया टीवी, नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हो तो उसको भी हमने कह दिया टीवी। मैम टीवी क्या है, टेलीविजन नहीं, टाइडल वॉल्यूम, ओके। जो लोग बच्चे खाना खा के सो रहे हैं उनको जगा रही हूं मैं, ठीक है, उनको जगा रही हूँ और बोल रही हूँ अच्छा टीवी टेलीविजन की बात हो रही है, बल्कि कोई तो ऊँगते ऊँगते सो रहा होगा कोई ना कोई क्लास में, मुझे पता है। क्योंकि अगर फिजिकल क्लास होती ना, आपने कभी मेरी फिजिकल क्लास नहीं सुनी, अगर सुनी होती तो जो पढ़ने के बच्चे हैं उनको मजा आता था, जो सोने के बच्चे होते हैं उनको तो मतलब श्राप लग जाता, ठीक है। शुक्र करो तुम मेरी क्लास ऑनलाइन सुन रहे हो, ठीक है। चलो, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? इंस्पायर करना या फिर इनहेल करना, नॉर्मल इनहेल या फिर नॉर्मल एक्सहेल, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया टाइडल वॉल्यूम। तो अब क्या होता है बेटा, 500 ml जो है ना, 500 ml, ये एक बार इंस्पायर होने वाला ml वॉल्यूम ऑफ एयर है। अब समझ लो मैंने नॉर्मली इंस्पायर किया, 500 ml अंदर गया, नॉर्मल एक्सपायर किया, 500 ml बाहर गया, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायर टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायर तो भी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आ गई आपको? हाँ। अब टाइडल वॉल्यूम के बाद आप क्या देखोगे बेटा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब क्या होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अब अपने नॉर्मल रेस्पायर करो, नॉर्मल रेस्पायर टीवी, ओके। तो अब नॉर्मली अब आप क्या करोगे, इंस्पायर करो, सबसे पहले इनहेलेशन करो, नॉर्मल टीवी, नॉर्मली इंस्पायर किया। अब तुम करो फोर्सफुल इंस्पायर। मैम क्या हो रहा है? कुछ नहीं, फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे हो तुम, ठीक है। पहले तो नॉर्मल इंस्पायर किया टीवी, फिर उसके बाद फोर्सफुल इंस्पायर किया। तो उस फोर्सफुल इंस्पिरेशन को बेटा हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपकी एनसीईआरटी ने क्या दिया है डेफिनेशन? तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मतलब टीवी तो हो गया, ओके, टीवी एक अलग कहानी है। टीवी तो समझो बेटा ये नॉर्मल वाली कहानी है, या फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात हो रही है। जैसे मैं समझाऊं, आप कुछ नहीं कर रहे, आपको सांस के ऊपर ध्यान नहीं है, आप कपालभाति नहीं कर रहे, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने कोई किताब निकाली, आपने बोल रहे कि हाँ भाई पढ़ना है। तो पढ़ते टाइम आप क्या पढ़ते हो? हाँ, कंट्रोल फ्लो ऑफ यूरिन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग समथिंग, ओके। तो अब ये पढ़ रहे हो तो आपकी बॉडी में ना आपको ख्याल भी नहीं है कि आप ब्रीद कर रहे हो, बट नॉर्मली ब्रीद हो रहा है ना। तो वो नॉर्मल वाले ब्रीदिंग को बेटा हम कहते हैं टीवी, ओके, टाइडल वॉल्यूम। अब वो टीवी इंस्पायर भी हो सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है। इंस्पायर हो रहा है तो 500 ml, एक्सपायर हो रहा है तो भी 500 ml, ठीक है। अब नॉर्मली तुमने टीवी ले लिया, उसके बाद आप कर रहे हो फोर्सफुल ब्रीदिंग, मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो उसको हमने कह दिया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब तुम क्या करोगे, पहले टीवी लो, फर्स्ट टीवी लो, फिर आईआरवी लो, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपको, पहले नॉर्मल इनहेल, मतलब फोर्सफुल इनहेल। तो फोर्सफुल इनहेल को हमने कह दिया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कितना होता है, 2500 से लेके 300 ml तक होता है। इसका दूसरा नाम भी है बेटा, दैट इज कॉम्प्लीमेंटल एयर, ओके, कॉम्प्लीमेंटल एयर होता है, ऑलराइट। तो क्या किया, पहले तुमने लिया टीवी, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? टीवी इज नॉर्मल, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज फोर्सफुल,
टीवी नॉर्मल, रिजर्व वॉल्यूम इज फोर्सफुल। ठीक है, चलो अब आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली एक्सपायर तो कर लिया तुमने। ओके, नॉर्मली एक्सपायर कर लिया, मतलब नॉर्मली एक्सपायर का मतलब हो रहा है बेटा आपने टीवी निकाल दी। ओके, टीवी इज अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, निकाला नॉर्मल, दैट इज टीवी। अब आप कर रहे हो फोर्सफुली निकाल रहे हो। ओके, okay, you are removing all the air inside your thoracic cavity forcefully। तुम आप जितना भी forcefully है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, additional volume of air that can expire by forceful expiration। ओके, फोर्सफुली आप कितना बाहर निकाल सकते हो, 1000 से लेके 1100 ml तक आप एक्सपायर कर सकते हो फोर्सफुली। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टीवी नॉर्मल, नॉर्मल इंस्पायर करा 500 ml। ठीक है, नॉर्मल एक्सपायर करा वो भी 500 ml। फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो वहां पे कितना होता है, 2500 से लेके 3000 ml। अब फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, दैट इज ईआरवी, उसमें लगता है 1000 से लेके 1100 ml तक। इसको अनदर नेम इज सप्लीमेंटल ए। ओके, इसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंटल ए। ऑलराइट, अब क्या हो रहा है, अब तुम बेटा टीवी करो, यू डू टीवी, करो मेरे साथ करो, नॉर्मली इंस्पायर टीवी। ओके, व्हाट इज दिस, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, इसको हमने क्या कह दिया, आईआरवी। ओके, टीवी नॉर्मल, आईआरवी। ठीक है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब तुम क्या करोगे, फोर्सफुल एक्सपायर करो, ईआरवी। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायर किया। ओके, उसके बाद फिर नॉर्मल जितना तुमने टीवी लिया था वो भी एक्सपायर किया। ओके, दैट इज नॉर्मल टीवी। ओके, नॉर्मल जो भी टाइडल वॉल्यूम था उसको भी बाहर निकाला। अब क्या हो गया बेटा, आपने जब फोर्सफुली एक्सपायर किया ओके एयर को, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी आपके एल्वेलाई में कुछ अमाउंट ऑफ एयर बच जाती है, थोड़ी अमाउंट ऑफ हवा रह जाती है एल्वेलाई में, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया, सारी हवा बाहर निकाल दी। ओके, टीवी भी निकाल दी, जो नॉर्मल आपकी होती है एक्सपिरेशन वो भी निकाल दिया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी निकाल दिया। उसके बाद अब रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ना, फोर्सफुल निकालने के बाद भी जो आपके एल्वेलाई में थोड़ी बहुत हवा बच जाती है उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। सी नेम सजेस्ट कर रहा है, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, बची हुई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब आपने ईआरवी किया। ओके, आपने क्या किया बेटा, ईआरवी किया। ईआरवी करने के बाद भी आपके बॉडी में ओके आपके लंग्स में कुछ हवा रह जाती है, उसको हमने नाम दिया रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, टीवी, ईआरवी, ईआरवी, आरवी। ओके, टीवी इज अ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट्स हमने पढ़ा, वो वॉल्यूम के थे। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटी। मैंने बताया था वॉल्यूम वो एक सिंगल कंपोनेंट का होता है, सिंगल कंपोनेंट, जैसे टीवी सिंगल कंपोनेंट, आईआरवी सिंपल कंपोनेंट, ईआरवी इज अगेन सिंपल। ठीक है, बट अब हम कैपेसिटी की बात में आ रहे हैं तो यहाँ पे एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे। तो अब हम देखते हैं बेटा। ओके, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसको कहते हैं, ओके, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। So volume of air remaining in the lungs after a normal expiration. Okay, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो अब आपने क्या किया, नॉर्मली एक्सपायर करो, डू इट विथ मी, नॉर्मल एक्सपायर। ओके, नॉर्मल एक्सपायर करने को हम कहते हैं टीवी। ठीक है, अब आपने नॉर्मल एक्सपायर कर लिया तो आपके पास कितनी कैपेसिटी है, मतलब आप एक्सपायर कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। समझ में आ रहा है तुमको, तो तुम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते थे बट तुमने किया नहीं, तो वो भी तो एक कैपेसिटी है, वो भी तो एक वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद तुम क्या कर सकते थे, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर सकते थे। ओके, फोर्सफुल तुम एक्सपिरेशन करने के बाद भी तुम्हारे एल्वेलाई में कुछ हवा बच जाती है जो कभी भी आपके एल्वेलाई से बाहर नहीं निकलती, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तुमने अब नॉर्मल एक्सपायर किया तो भी तुम्हारे बॉडी में कैपेसिटी है और ज्यादा एक्सपायर करने की, बट तुम नहीं कर रहे।
ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो क्या है आपके पास? ईआरवी है, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आपके पास है। तो इसके अलावा आपके पास रेसिडुअल वॉल्यूम है। रेसिडुअल वॉल्यूम बेटा तुम कितना भी एक्सपायर कर लो, तुम कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर लो, कपाला भाती करो, जो रामदेव बाबा कराते हैं ना, ये फोर्सफुल तुम कितना चाहे कर लो, ओके, हाथ डाल के लंग्स के बाहर हवा निकालो, फिर भी आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ एयर बच जाती है, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद भी जो आप कर सकते थे ईआरवी आपने किया नहीं, वो फिर रेसिडुअल वॉल्यूम, दोनों को मिला के हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, अभी कैपेसिटी का मतलब क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट ले लिया हमने। कौन से दो कंपोनेंट ले लिए? एक रेसिडुअल वॉल्यूम ले लिया, दूसरा ईआरवी ले लिया। तो दो कंपोनेंट हो गए ना, तो अब हम इसको वॉल्यूम नहीं कह सकते, अब इसको हम कहेंगे कैपेसिटी। ठीक है, चलो अब आएगा वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? अब बेटो देखो मेरे साथ साथ तुमको करना है, ओके, यू हैव टू डू इट विथ मी। तो करने से पहले यहाँ पे एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीद इन after a forceful expiration or volume of air that can breathe out after a forceful inspiration. ओके, तो क्या हो रहा है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी हो रहा है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी हो रहा है। खैर, तो अब हम लोग, तुम मेरे साथ करो, ओके, यू डू इट विथ मी, ओके, आप मेरे साथ करो बेटा। अब क्या हो रहा है? यू हैव टू डू इट विथ मी, मैं बोल रही हूँ। नाउ यू हैव टू डू टीवी इनहेलेशन। टीवी इनहेलेशन, IRV, ERV, टीवी। तो टीवी नॉर्मल इंस्पायर किया, IRV किया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सारी हवा निकाली, फिर नॉर्मल टीवी भी तो निकालनी है, नॉर्मल एक्सपिरेशन वो निकाल दिया। तो अब ये जो तुम टीवी, IRV, ERV, अगेन टीवी, ये जो कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ये मतलब तुम्हारी एक्चुअल कैपेसिटी है। तुम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो, नॉर्मल इनहेल और एक्सेल कर रहे हो, तो वो तो टीवी हो गया। अब तुम फोर्सफुल कर रहे हो, तो वो तो IRV एंड ERV हो गया। ये तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी है। मतलब तुम इतने में ही सांस ले सकते हो। तुम ऐसे नहीं कह सकते मैम मैं रेसिडुअल वॉल्यूम से कुछ करके दिखाऊंगा, तुम देखते रहना। नहीं, मैं देखते नहीं रह सकती, तुम कुछ कर भी नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा एल्वोलाइन में रहती है। तो वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या है बेटा? एक्चुअली तुम्हारे ब्रीदिंग में काम आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो ये है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया है वाइटल कैपेसिटी। मतलब टीवी हो सकता है, टीवी में इंस्पायर हो सकता है या फिर एक्सपायर हो सकता है, नॉर्मल 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 इंस्पायर, नॉर्मल एक्सपायर। इसके अलावा IRV हो सकता है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, एंड ERV हो सकता है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इसको हमने कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब हमारे लंग्स में कितना हम ml का वाइटल कैपेसिटी कर सकते हैं? 3500 to 4500 ml, इसको हमने कह दिया वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, चलो देन अब क्या पढ़ेंगे बेटा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या है रजा? सॉरी बेटा, अब क्या कर रहे हो? नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हो। ओके, नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हो। ठीक है, अब नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद तुम कुछ कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? पहले नॉर्मल इंस्पायर किया, फिर फोर्सफुल इंस्पायर किया। तो आपके पास सांस लेने वाली, कि सांस लेना मतलब इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के लिए क्या है आपके पास? आपकी कैपेसिटी कितनी है? सांस लेने की कैपेसिटी कितनी है? एक टीवी हो सकती है, एक IRV हो सकती है। ठीक है, तो सांस लेने वाली आपकी कैपेसिटी कितनी है? दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक टीवी इज अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, देन IRV इज अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो दोनों को भी तुम मिला दो तो इतनी तुम्हारी सांस लेने वाली कैपेसिटी है, जिसका नाम है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो ये कितनी होती है? 3000 से 3500। बेटा इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब तुम लिख के रख लो, कहीं मेरे से साइन करवा लो, बॉन्ड बना लो, कुछ चाहे बना लो, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा कैपेसिटी एंड वॉल्यूम से। इसीलिए मैं एक पूरी क्लास इस पे लगा के तुमको समझा रही हूँ। तुम समझ रहे होगे कि मैम आज कितना स्लो जा रही है, यूजुअली तो भागती रहती है। नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी समझ में आ गई आपको? टीवी एंड देन IRV दोनों हमारी इंस्पायर करने वाली कैपेसिटी है। देन ERV अगेन उसका ऑपोजिट।
अपने नॉर्मल नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो भी तुम नॉर्मल टीवी कर रहे हो, मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो यहाँ पे नॉर्मल एक्सपिरेशन हो रहा है, दैट इज टीवी। ओके, सो एक्सपिरेशन यहाँ पे नॉर्मल हो रही है टीवी, एंड फिर ईआरवी दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपकी सांस छोड़ने वाली कैपेसिटी कितनी है, वो है एक्सपिरेशन टीवी, दैट इज नॉर्मल टीवी होती है, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज फोर्सफुल। अब आप मुझे ऐसा नहीं पूछ सकते मैम रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि बेटा वो बस है, वो कैसा है ना, हम लोग कहते हैं यहाँ पे, ओके, है, बस नाम का है, उसका खेलने में कुछ रोल नहीं है, उसका कुछ रोल नहीं है, बस ऐसा है कि हाँ है, इतना ही है उसका काम। ठीक है, तो इसलिए तुम रिजर्व वॉल्यूम को नहीं ले सकते, कहीं पे भी ऐड नहीं कर सकते। तो आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई, एक टीवी हो गई, एक ईआरवी हो गई। टीवी कौन सी वाली टीवी, टेलीविजन नहीं, टाइडल वॉल्यूम दैट इज एक्सपिरेशन। ठीक है, तो इसको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहता है। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, मतलब अभी आपके जो लंग्स है उसकी मतलब कैपेसिटी टोटल, हमारे जितने भी 2 टोटल लंग्स हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, वो यहाँ पे देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, मतलब तुम मैक्सिमम इंस्पायर कर लो या मैक्सिमम एक्सपायर कर लो, तुमको जो करना है कर लो, तुम मैक्सिमम सब कुछ कर लो, करके भी आपके पास सिर्फ कितनी कैपेसिटी रह जाती है, दैट इज हमको यहाँ पे देखना पड़ जाता है। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी, आपकी लंग की कैपेसिटी टोटल कितनी है। ठीक है, तो अब इसको आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो वीसी प्लस आरवी। ओके, वीसी क्या है, वाइटल कैपेसिटी, आरवी क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी में क्या आया था, ओके, वाइटल कैपेसिटी में बेटा क्या आया था, यहाँ पे आया था टीवी जो इंस्पायर होगा एंड फिर एक्सपायर होगा, इसके अलावा IRV, इसके अलावा ERV। तो ये थी हमारी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी के अलावा बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम भी बचा था। तो अब VC प्लस आरवी, आरवी अब आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते मैम अब क्यों आपने आरवी लिया, अभी तक तो आप कह रहे थे कि हाँ भाई सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि हम लोग टोटल लंग की कैपेसिटी बता रहे हैं, आपके लंग्स में ही है ना, आपके लंग्स में हो रहा है सब कुछ खेल, तो आपके लंग्स में ही बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम बची होती है एल्वोलाई में, बट वो आपकी ब्रीदिंग में नहीं आती, ब्रीदिंग में काम नहीं आती, बट आपके लंग्स में रहती है बस। ठीक है, जब आप मर जा आप नहीं आप मतलब कोई भी इंसान, जब कोई भी इंसान मर जाता है तो तब वो रेसिडुअल वॉल्यूम भी निकल जाती है। ठीक है, तो लास्ट में जो दम छोड़ते हैं ना, आप देखते हो डॉक्टर्स पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, अब वो बेचारा सारी फैमिली को बुलाता है, सीरियल्स में होता है ना ऐसे, हाँ तुम ऐसे कर लो, मैं अभी क्या खुदा को जाके देखने वाला हूँ, तुम मेरी बेटी का ख्याल रख लो बोल के, मरते मरते फादर ने लड़के और लड़की का हाथ एक के ऊपर एक दे दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अब करते करते ऐसे एक झटके में उठ गया, तो वो एक झटका लास्ट वाला क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो इतने साल तक बची हुई थी लंग्स में वो निकल रही है बाहर, बस आपको समझा रही हूँ क्योंकि ज्यादा सेंटी मत हो जाना फिर। ओके, तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों को मिला के बेटा टोटल लंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आरवी प्लस ERV प्लस टीवी प्लस IRV। ठीक है, तो सारे चीजें तुम लिख लो, ये हो जाएगा। ओके, समझ में आएगी टोटल लंग कैपेसिटी सबको, किसी को समझ नहीं आया तो अभी समझ आ जाएगा इस ग्राफ को देख के। अब बेटा तुम यहाँ पे देखो, अब तुम यहाँ पे देखो, ये टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम है। सो टाइडल वॉल्यूम में ये जो ऊपर जाने वाला ग्राफ है ना, ये क्या है, नॉर्मल इंस्पायर करना, और ये नीचे जाने वाला नॉर्मल एक्सपायर करना। तो अभी आप पढ़ रहे हो या पानी नहा रहे हो या खा रहे हो या कुछ झगड़ रहे हो, तो आपको सांस के ऊपर ध्यान नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है आपके बॉडी में। तो वो क्या होता है, वो टीवी होता है, इंस्पायर होता है फिर एक्सपायर होता है, इंस्पायर होता है एक्सपायर होता है। अब आपकी बॉडी में रामदेव बाबा की रूह आ गई। ठीक है, अब आप बोलोगे मैं करूंगा कपालभाति। ठीक है, अब आप क्या करोगे, टीवी किया, नॉर्मल इंस्पायर किया, टीवी किया, इसके बाद तुम करोगे फोर्सफुल इंस्पायर। ओके, फोर्सफुल इंस्पायर करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, IRV हुआ, तो नॉर्मल टीवी हुआ, उसके बाद IRV हुआ। ठीक है, IRV हुआ, तो अब ये IRV हो जाने के बाद, IRV हो जाने के बाद फिर से आप क्या करोगे, नॉर्मल एक्सपायर करोगे। ओके, नॉर्मल एक्सपायर करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो अपने फोर्सफुल इनहेलेशन किया एंड देन नॉर्मल एक्सहेलेशन। ओके, दैट इज टीवी।
अब आप करते करते आप क्या करोगे, फिर फोर्सफुल एक्सपायर करोगे। ओके, टीवी तो होगी, टीवी नॉर्मल एक्सपिरेशन में हो सकता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन भी हो सकता है। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद आप करोगे फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन को हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे ऊपर आपने देखा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो अब क्या हुई, इसकी कैपेसिटी कितनी थी, आईआरवी की कैपेसिटी कितनी थी, 2500 से लेके 3000 ml। बट ईआरवी की कैपेसिटी कितनी थी, सिर्फ 1000 या फिर 1100। ठीक है, क्यों बेटा, क्यों यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम ने यहाँ पे डेरा गाड़ के बैठा हुआ है ना, तो ये बोलेगा कि तुम कुछ भी करो, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, राज मेरा ही है। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम बस रहता है, कुछ करता नहीं है। ओके, मैंने बोला ना, जब दम छोड़ रहा है, जान छोड़ रहा है, तो तभी ये बाहर जाता है, वरना तो ऐसे पड़ा हुआ रहता है लंग्स में। ठीक है, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, समझ में आ रहा है। चलो, तो अब आपको क्या क्या समझ में आ गया, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब आपको देखना है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी करने के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मल इंस्पायर टीवी, फोर्सफुल इंस्पायर आईआरवी, फोर्सफुल एक्सपायर ईआरवी, फिर नॉर्मल एक्सपायर ईआरवी। तो ये तुम करोगे ना, तो इसको हम कहते हैं वीसी, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाइटल कैपेसिटी कहाँ से, देखो यहां से लेके यहां तक है वाइटल कैपेसिटी। तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे टीवी ले ली, ये टीवी, टीवी को लिया, फिर आईआरवी, सॉरी यहाँ पे किया तुमने आईआरवी। ओके, तो आईआरवी को करने के बाद तुमने वापस से फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, तो इसको हमने कह दिया बेटा वाइटल कैपेसिटी। ओके, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के बाद आप देखोगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब आपके पास सांस लेने वाली कैपेसिटी कितनी है, तो वो होती है टीवी प्लस आईआरवी। उसको हमने कह दिया टीवी प्लस आईआरवी को बेटा हमने कह दिया, यहाँ पे देखो ये टीवी है प्लस यहाँ पे आईआरवी है, तो इन दोनों को मिला के हमने कह दिया रेस्पिरेटरी, सॉरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, फिर सिमिलरली एक्सपायर करने वाली कैपेसिटी को एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ओके, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, नॉर्मल टीवी वाला एक्सपायर एंड देन फोर्सफुल, ओके, एंड देन फोर्सफुल एक्सपायर किया। ठीक है, वो क्या होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ओके, दूसरा हमने दूसरी चीज पढ़ा बेटा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, तुमने नॉर्मल एक्सहेल किया, ओके, नॉर्मल एक्सहेल किया, बट तुम फोर्सफुल एक्सहेल कर सकते थे, जो तुमने नहीं किया है ना, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है बेटा ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सहेल किया, तुम ईआरवी कर सकते थे, किया नहीं, आरवी तो ऑलरेडी बैठा है। ठीक है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी तुम देख लो, सर से लेके पांव तक पूरे चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी को आप वीसी प्लस आरवी भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी फिर प्लस आरवी, ये पूरा आप लिख दो तो टोटल लंग कैपेसिटी भी हो जाएगा। अभी ये सबको क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है इसमें, रामनगर में बाहर चले गए, ओके। सो जेएनवी एनजेडबी, कैन एनीबॉडी टेल मी एनजेडबी क्या है, निजामाबाद, ओके, चलो ये समझ में आ गया सबको बेटा, मैं इतना टाइम लेके समझा रही हूँ, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। ओके, चलो, अच्छा निजामाबादी है, चलो बढ़िया, पहली बार कुछ तुक्का मारा सही निकला, क्योंकि मैं हमेशा तुक्का मारती हूँ ना, तो गलत ही निकलता है। ठीक है, तो मेरी जो भी वो है ना, मतलब इंट्यूशन कैपेसिटी वो मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर मैंने पढ़ा होगा तो मुझे आंसर आता है, अगर मैंने पढ़ा नहीं तो आंसर नहीं आएगा। कुछ बच्चे करते हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट्स तो तुक्का मारने में मतलब माहिर है, वो कहते हैं कि ये होगा या ये होगा, चलो यही कर देते हैं। अगर तुमने नीट में ऐसे खेल खेले ना, तो सच में बता रही हूँ, तुम स्कोर करने की जगह पे गवाओगे। क्यों, क्योंकि माइनस भी तो हो रहा है, ओके, +4 होगा तो -1 भी तो होगा, है ना। तो समझ के करो, सोच समझ के करो, तुक्के मत मारो। ठीक है, चलो, तो अब आपको क्या देखना है, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंकाई इज नॉट इन्वॉल्व इन गैशियस एक्सचेंज, इसको हम कहते हैं डेड स्पेस, मतलब ये गैशियस एक्सचेंज नहीं होता यहाँ पे, इसीलिए इसको डेड स्पेस भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेड एयर वॉल्यूम इज अबाउट 150 ml लिखा है, इसको भी तुम याद रख लो। ठीक है, चलो,
हमारी जो रेस्पिरेटरी साइकिल है उसमें क्या क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है एंड देन एक्सपिरेशन होता है, मतलब सांस लेना एंड देन सांस छोड़ना, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट या फिर आप नॉर्मल ब्रीदिंग रेट समझ लो। अब मैंने आपको क्या कहा, एक ब्रेथ में, ओके, एक जब आप ब्रेथ लेते हो तो 500 ml का टीवी करते हो, मतलब आपने इंस्पायर किया 500 ml, एक्सपायर किया 500 ml, तो ये टीवी है, टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। बट ये एक ब्रेथ के लिए है, एक ब्रेथ के लिए 500 ml है। बट एक मिनट में तुम ऐसे कितने सांस लेते हो, तुम एक मिनट में कितने बार इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हो, वो आपकी एनसीईआरटी ने दिया है 12 से 16 टाइम तक, ठीक है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आप अच्छे खासे हेल्दी इंसान हो, तो ये ज्यादा हो सकता है। अगर आप बूढ़े हो, आप मतलब तुम समझ लो भाई, तुम नहीं, मैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ, ओके। तो कोई भी बंदा कम उम्र का है तो ज्यादा होगा रेट उसका, ठीक है, मतलब टाइम, ज्यादा टाइम तक ब्रीदिंग हो सकती है। जैसे बच्चों में देख लो तुम, कितनी जल्दी, है ना, ऐसे जैसे कुत्ता खांसता है ना, ऐसे करते रहते हैं, तुमने देखा होगा, नोटिस करो, बच्चे ना बहुत जल्दी ब्रीथ करते हैं, उनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है। बूढ़े, एक मिनट हो गया पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि रूह कहीं घूम के आए, फिर अब एक बार और एक सांस, ठीक है। तो बूढ़े वाले लोग कम हो लेते हैं ब्रीदिंग टाइम उनका पर मिनट। जो यंगस्टर्स होते हैं उनका अच्छा खासा होता है, और जो स्पोर्ट्स करते हैं एथलीट्स हैं उनका भी अच्छा खासा रहता है, लेकिन बच्चों का तो थोड़ा ज्यादा ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर द रेस्पिरेटरी रेट बाय द मेनो, एक इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्पाइरोमीटर या फिर रेस्पिरोमीटर या फिर पल्मोमीटर, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड वर्ड है पल्मोनरी, मैंने कहा था लंग्स का रिलेटेड पल्मोनरी, तो यहाँ पे तुम पल्मोमीटर भी कह सकते हो, रेस्पिरोमीटर भी कह सकते हो, स्पाइरोमीटर भी कह सकते हो, तुमको जो चाहे तुम कह लो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैंने बताया ना, ब्रेथ 500 ml फॉर ईच ब्रेथ, दैट इज टीवी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके, तो 6000 से 8 ml आप रिस्पायर कर रहे हो, दैट मीन्स इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन एक मिनट में हो रहा है, ओके। कितना आपने ले लिया, 12 टाइम्स ले लिया एक मिनट में, तो कितना आपके पास एयर का वॉल्यूम हो रहा है, ओके, ब्रीथ हो रहा है, तो दैट इज 6000 to 8000 ml लिख सकते हो, या फिर आप लीटर भी लिख सकते हो, कोई उसकी परवाह नहीं, ठीक है। तो चलो, अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, डेफिनेटली नीट वाला पूछेगा, क्या पूछेगा बेटा, आपका जो रेस्पिरोमीटर है या फिर स्पाइरोमीटर है, ये सब कुछ तो मेजर करेगा सिवाय दो चीजों के, ये दो चीजों को बिल्कुल मेजर नहीं कर सकता। किसको मेजर नहीं कर सकता, ये आरवी को मेजर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, ये कभी भी एक्टिव ही नहीं रहता, बस पड़ा हुआ रहता है हवा एल्वियोलाई के अंदर। तो अभी रेस्पिरोमीटर क्या करता है, जो एक्चुअली वाइटल कैपेसिटी है ना, सिर्फ उसको ये करता है मेजर, ठीक है। तो आरवी को मेजर नहीं करता, एंड देन फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम को भी ये मेजर नहीं करता, क्योंकि फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, अपने नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जो आप ईआरवी कर सकते थे, आपने किया नहीं, तो उसको उसको ये मेजर नहीं कर सकता, और आरवी को मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ऑलराइट। देन, तो हाँ, क्वेश्चन लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट लीव्स the lungs in humans is measured by, ओके, तो यहाँ पे तुम इसको हटा दो, अनीमोमीटर लिख लो इधर। हाँ, अब आंसर करो, which is the answer according to you? बताओ बताओ, डी, ओके। तो निजामाबाद इज वेरी गुड, करेक्ट, स्पाइरोमीटर, ओके। तो यहाँ पे अभी भी मैंने बताया आपको, रेस्पिरोमीटर या स्पाइरोमीटर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो स्पाइरोमीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे बेटा एक्सचेंज, ओके, एक्सचेंज ऑफ गैस या फिर गैस एक्सचेंज कैसे होती है हमारी बॉडी में, वो हमको देखना है। तो गैस एक्सचेंज होने के लिए पहले हमको देखना पड़ता है हमारे बॉडी में ब्रीदिंग का रेगुलेशन कैसे होता है, ओके। सो ब्रीदिंग का रेगुलेशन करने के लिए देखो हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, मैंने आपको बताया था ना, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप हमेशा ध्यान में तो नहीं रखते ना कि हाँ भाई मुझे सांस लेना है वरना मैं मर जाऊंगा, है ना, ऐसा नहीं होता, अपने आप से सांस लेते रहते हो, सांस छोड़ते रहते हो, सब होता है। तो ये होता है बेटा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, एक बड़ा क्राइटेरिया है एक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे होता हम लोग देखते हैं। तो हमारे ब्रेन में बेटा दो चीजें हैं,
कि सुना होगा यूजुअली बच्चों ने, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोलाई, आप ये पढ़ोगे कि प्लांट, जब हम एनिमल फिजियोलॉजी के लास्ट बट सेकेंड चैप्टर में आएंगे ना नर्वस स्ट्रक्चर में, तो वहां पे आप लोग ये पढ़ोगे पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारे ब्रेन में ये दो चीजें हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्या होगा देखो तुम, ये जो यहाँ पे मोटा बल्ज शेप स्ट्रक्चर है ना, ये पॉन्स वेरोलाई है, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये बल्ज शेप स्ट्रक्चर, ये पॉन्स वेरोलाई है। जो यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है ना बल्ज के नीचे, इसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे पॉन्स वेरोलाई में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। ओके, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक डॉर्सल इंस्पिरेटरी ग्रुप, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। तो ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना, ये कंट्रोल करता है बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को। ओके, तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है ना बेटा, ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों को रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है। बट आपकी एनसीईआरटी ने ज्यादा ध्यान दिया है एक खास बात पे, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है बेटा, जब आप सांस लेते हो, ओके, जब आप सांस लेते हो तो आपकी बॉडी में ना एक जाता है इंडिकेशन हमारे ब्रेन को, ठीक है, वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। अब इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या है, स्विच ऑफ कराना इंस्पिरेशन को, ठीक है। अब आपने ज्यादा इंस्पायर कर लिया, अब आप इससे आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आप इंस्पायर करोगे तो आपके जो एल्वेलाई है वो फट जाएंगे। जैसे बलून में तुम ज्यादा हवा फूकोगे तो एक एक्सटेंट के बाद वो ढप बोल के फट जाते हैं ना, तो ये नहीं होता हमारे एल्वेलाई के साथ, कभी भी ये नहीं होता। आपके एल्वेलाई बलून की तरह फटते नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रॉन्स वेरोलाई है उसके अंदर एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, वो हमेशा स्विच ऑफ करता है इंस्पिरेशन को। मतलब स्विच ऑफ मतलब अभी हाँ भाई तुमने ज्यादा इंस्पायर कर लिया, अब एक्सपायर कर लिया भाई, थोड़ा कितना इंस्पायर ही करेगा, फटाना है क्या एल्वेलाई को, ऐसा होता है ये, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम ही पूरा काम करता है। तुमने इंस्पायर कर लिया, अब ये बोलेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, हाँ भाई अभी स्विच ऑफ हो जाओ, ठीक है। तो स्विच ऑफ कराने के लिए इंस्पिरेशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, याद रखो, आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है। ये हो गया नर्वस, ओके, नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। इसके अलावा बेटा यहाँ पे केमिकल होता है, तो केमिकल एंड देन मैकेनिकल, ये चीजें मैं आपको कल बताऊंगी क्योंकि टाइम हो गया है ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं ये चीजें कल कराऊंगी। एंड उसके अलावा हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, फिर बहुत सारी चीजें हैं वो थोड़ा एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। ओके, थोड़ा ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए अटेंड कर लो, ठीक है। ऑलराइट, ओके, टेक केयर एवरीवन, ठीक है, कल पढ़ाऊंगी इसको, ठीक है। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर किसी ने मिस कर लिया तो समझ लो तुम बहुत बड़ी नुकसान करवा रहे हो खुद को, क्योंकि एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे होता है, मैं विद डायग्राम मेरे हाथ से रिटर्न करके आपको दिखाऊंगी, प्लीज डोंट मिस इट, ठीक है। चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना यू कैन लीव।